रिवोल्ट। इंडिगो नील से ही एसोसिएटेड था। आपका जो चंपारण सत्याग्रह था 1917, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, जिसमें तिनकठिया आया था, उसमें यही था कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड आपको जबरदस्ती वो उगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। इंडिगो के अलावा एक कॉटन भी रहा जो कि मेन कॉज ऑफ कंसर्न रहा, ये भी कॉमर्शियल क्रॉप है, आपको पता होना चाहिए। तो हुआ ये था कि लगभग 1860s की बात है कि पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो अमेरिका से पूरा लेता थे अपने कॉटन, लेकिन वहां सिविल वॉर हो गया तो इस वजह से फिर इंडिया से लेने लगे। इंडिया से जब 90% तक कॉटन ये लोग लेने लगे, उसके बाद सिविल वॉर यहाँ खत्म हो गया तो फिर से अमेरिका की तरफ चले गए। तो फिर अगेन यहाँ पे फार्मर डिस्ट्रेस होता है दक्कन वाले रीजन में, और इसीलिए वहां पे डेक्कन रिवोल्ट होता है या डेक्कन एग्रेरियन क्राइसिस बोलते हैं 1875 में, 1875 में। आपको बता दूं कि ये एक सोल रीजन नहीं था, मतलब एक सिर्फ यही एक कारण नहीं था, और भी रीजन थे, जैसे कि यहाँ पे जो रैयत वाली जो सिस्टम लाया गया था, जिसमें हर 30 साल में पूरा चेक किया जाता था और उसके हिसाब से जो पेजेंट है, जो रैयत है, जो किसान है, उस पर रेवेन्यू फिक्स किया जाता था और उससे डायरेक्टली रैयत जो टैक्स है रैयत से कलेक्ट किया जाता था। तो वो भी एक बहुत प्रमुख कारण बना था। ठीक है, तो वो भी कारण था और ये भी एक प्रमुख कारण था कॉटन। ठीक है, तो डेक्कन रिवोल्ट 1875 में होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर डेक्कन रिवोल्ट को लेकर कमीशन, एक आयोग का गठन किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो बनता है 1878 में, 1878 में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे है वोमेश चंद्र बैनर्जी रिप्रेजेंटेड कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन विच ईयर। तो ये आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि वोमेश चंद्र बनर्जी के बारे में अगर आपको पता हो तो कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने फर्स्ट कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था इन्होंने। ठीक है, कब? 1885 में, 1885 में, जो कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में हुआ था ये। तो अगर बात करेंगे तो प्रिसाइड किसने, कब ये मतलब इनको रिप्रेजेंट इन्होंने किया था? 1894-95 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ द कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड कमीशन? निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पहला थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था? 1916, 1909, 1925 या फिर 1899? बताइए। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड कमीशन का तो ध्यान रखना है आपको, इसमें ये 1899 में लगाया गया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, रट्टा मारना है इसको, सिंपल। ठीक है। Which Jain text is recognized in the West and known for its verses on mock conduct, sermons and poetic teachings? पश्चिम में किस जैन ग्रंथ को मान्यता प्राप्त है जो भिक्षु आचरण, उपदेशों और काव्यात्मक शिक्षाओं पर अपने छंदों के लिए जाना जाता है? उत्तराध्यान सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र या फिर अकरंग सूत्र? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी अकरंग सूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका। ओके, अकरंग सूत्र। अकरंग सूत्र जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है वेस्ट में। विच लॉ परमिटेड विडो रिमैरिज इन इंडिया? भारत में किस कानून ने विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दी? इक्वालिटी लॉ एक्ट 1870, विमेन्स राइट्स एक्ट 1859, हिंदू रिमैरिज एक्ट 1856 या फिर फीमेल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1862? तो इट इज हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856, जो कि डलहौजी के टाइम पे आया था। किसके एफर्ट्स की वजह से आया था? तो ध्यान रखिएगा, ये इसमें एफर्ट्स थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, जो कि संस्कृत कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, जहां से इनको ये विद्यासागर का टाइटल भी मिला था। विडो रीमैरिज एसोसिएशंस की अगर हम बात करें तो दो एसोसिएशन बनते हैं। एक तो 1856 में जो विष्णु शास्त्री पंडित बनाते हैं, और एक बनता है आपका 1861 में जो कि एमजी रानाडे बनाते हैं, एमजी रानाडे। ये था आपका विडो रीमैरिज एसोसिएशन, मेनली इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनली विधवा विवाह पुनरुत्तेजक मंडल। ठीक है, तो एसोसिएशन भी ध्यान रखना। अब यहां पे अगर बात आई है तो एबॉलिशन ऑफ सती की भी आप ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जो सती एबॉलिशन हुआ था वो विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, और ये एफर्ट किसके लगे थे? राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट लगे थे। यहाँ पे हुआ कब था? 1829 में, 1829 में। The maximum number of Buddhist stupas has been built by which of the following rulers? तो सबसे ज्यादा किस शासक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे, ये तो एक जैन थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब मगध में फेमाइन आ गया था तो ये भद्रबाहु के साथ कहां चले गए थे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। ठीक है,
और यहां पे जाके इन्होंने क्या परफॉर्म कर दिया था, सल्लेखना परफॉर्म कर दिया था, यानी कि अपनी मतलब डेथ, फास्ट एंड टू डेथ पे चले गए थे, है ना। तो ये तो जैन थे, तो इन्होंने तो बनवाए नहीं होंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंबिसार, इन्होंने मेनली तो जो आजीविका सेक्ट है उसको पैटर्नाइज किया था। आजीविका सेक्ट किसने फाउंड किया था, तो ये मखाली जो गौसल थे उन्होंने। ये कौन थे, तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, कौन, वर्धमान महावीर, ठीक है। तो वर्धमान महावीर जी ने जब घर छोड़ा था अपना, तो उनके साथ ये भी गए थे, कौन, मखाली गौसल। बाद में ये फिर अलग हो गए थे और आजीविका सेक्ट अपना बना लिया था। ये आजीविका सेक्ट एक्सट्रीम फेटलिज्म में बिलीव करता है। फेटलिज्म का मतलब है कि हर कुछ वही होगा जो किस्मत में तुम्हारी लिखा हुआ है, ये आजीविका सेक्ट का मानना है। अशोक ने बनवाए थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसा नहीं शुंगास का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं स्तूपों को बनवाने में, लेकिन स्तूपों को जो बिल्ड करवाने का इनिशियली काम है ईंटों के थ्रू, वो अशोक ने किया था। बाद में उसमें स्टोन का, जैसे कि सांची स्तूप की अगर बात करेंगे तो बनवाया अशोक ने था, लेकिन उसको बड़ा करवाने का काम स्टोन का यूज करके वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगर हम स्तूपा की बात करें तो भगवान बुद्ध जी की लाइफ की किस इवेंट से एसोसिएटेड है स्तूप, और स्तूप का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, आर्किटेक्चर समझेंगे, तो यहां पे हमको समझ में आएगा कि जो गेटवे होते हैं, ठीक है, यहां पे है नहीं, आई थिंक आगे पिक्चर लगा हुआ है, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। गेटवे को बोलते हैं तोराना, यहाँ पे जो लगे हुए ना ये गेटवे, ये इनको बोलते हैं तोराना। ये है हर जगह चारों दिशाओं में इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। जरी नहीं है, लेकिन जैसे सांची का स्तूप है वहां पे चारों साइड में, ओके। देन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज ये पूरा बड़ा सा, इसको बोलते हैं अंड। इसके ऊपर है ये हर्मिका, इसके ऊपर है छत्र, इसको कलेक्टिवली छत्र बोलते हैं, और इनको यष्टि बोलते हैं, जो बुद्धा धम्मा संघा यानी बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों को इंडिकेट करते हैं, बुद्धा धम्मा और संघ। जैन धर्म में क्या होता है त्रिरत्न, जैन धर्म में होता है KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, साम्यक जानना, साम्यक चरित्र, साम्यक दर्शन, ठीक है। ये क्या है, ये बुद्ध जैन धर्म के तीर्थंकर है, और यहाँ पे सॉरी त्रिरत्न है, और यहाँ पे कौन से बुद्ध में, बुद्धा धम्मा और संघा, ठीक। यहां पे जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज मेधी, और ये जो रेलिंग आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज वेदिका। तो वेदिका रेलिंग है, और जो आपको पाथ दिख रहा है यहां पे दैट इज कॉल्ड एज मेधी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग शाहजहां के रूल में हाउ मेनी मनसबदार्स आउट ऑफ 8000 वर हायर रैंकिंग मनसबदार हु रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरी के तौर पे इनको मिलता था, बताइए। देखिए मनसबदार कौन होते थे, तो मनसबदार वो होते थे जिनको मनसब मिल रखी होती थी। मनसब का मतलब होता है रैंक, वो डिसाइड होती थी आपकी पर्सनल जो स्टेटस है, जेट, जेट मतलब अपने कितने आर्मी पर्सन्स हैं आपके साथ, ठीक है, और उसके बेसिस मतलब वो आपको मेंटेन करने होते थे। सवार, सवार क्या होना है, घोड़े, जो घोड़े के ऊपर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो सवार उसी हिसाब से आपको मेंटेन करना है, फिर सवार के हिसाब से आपको जट अपनी मेंटेन करके रखनी है, और जट जितनी आपको मिलती थी वो आपकी रैंक को डिनोट करता था, आपकी पर्सनल रैंक को। ये मनसबदारी सिस्टम है जो 1571 में इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, और ये 10 से लेके 5000 तक, और फिर बाद में 7000 तक भी गई। अकबर के टाइम पे 7000 ही था, कौन, जहांगीर के लिए रिजर्व थी, ठीक है। 7000 ये जो राजा अगर आपको याद हो मान सिंह, उनको भी मिल रखी थी अकबर के टाइम पे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे मनसब की रैंक बहुत 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 बढ़ती गई। शाहजहां के अगर टाइम की बात और मनसब की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें होता क्या था, इनको मेंटेन करना होता था, और उसके बेसिस पे या तो इनको कैश में पे किया जाता था, या तो इनको किसी लैंड की जागीर दे दी जाती थी कि ये लैंड में आप काइंड ऑफ ये जमीन आपकी, यहां से जो रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे वो आपका होगा, और सर्टेन जो पार्ट है रेवेन्यू का वो आप स्टेट में आके यानी कि मतलब आके रूलर को दे दोगे काइंड ऑफ, ठीक है। तो हर कोई कैश में नहीं पे होता था, जिनकी छोटी मनसब है वो कैश में, और जिनकी थोड़ी बड़ी उनको जागीर मिल रखी होती थी, लैंड मिल रखी होती थी, उसके ओनर नहीं होते थे, बस उसमें वो कलेक्ट कर सकते थे रेवेन्यू को। और आंसर इसका 445 होगा, थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये आपको रटना होगा 445। बाद में जहांगीर ने, ध्यान रखना है, जहांगीर ने इसमें क्या किया था, इसमें दू अस्पा और शी अस्पा लेके आया था। क्या लेके आया था, दू अस्पा और शी अस्पा। हुआ यह था कि जब जहांगीर के टाइम पे जैसे उसको मान लो बढ़ानी है, जैसे फॉर एग्जांपल घोड़े काइंड ऑफ बढ़ाने हैं, तो उसको जट भी इक्वल उसमें बढ़ाना होता था। तो उसने ये बोल दिया था कि भाई दू अस्पा, यानी कि अगर दू अस्पा आप मनसब हो तो जितने आपके पास घोड़े हैं काइंड ऑफ, ठीक है,
जितने आपके पास, या तो आप ऐसे बोल सकते हो जट हैं, उसके डबल आपको सवार मेंटेन करने होंगे। और शी एस्पा हैं तो जितने आपके पास हैं उसका ट्रिपल, जितने आपके पास जट है उसका ट्रिपल आपको घोड़े रखने होंगे या सवार रखने होंगे। तो दू अस्पा शी अस्पा कौन लाया था? जहांगीर लेके आया था। What was the Congress leaders' approach to achieving limited self-government in the early years? शुरुआती वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? रेवोल्यूशनरी वॉर्स, पीसफुल पेटिशन, फॉरेन इंटरवेंशन या फिर वॉलेंट प्रोटेस्ट? कांग्रेस, अब कांग्रेस अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, 1885 में 1885 में बनती है। किसके द्वारा बनाया जाता है? एक ब्रिटिशर के द्वारा बनाया जाता है जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कंसिडर किया जाता है। इसने इस एम के साथ बनाया था कि भाई ठीक है, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं जो थोड़े एजुकेटेड इंडियंस है, सो दैट कि वो ब्रिटिशर्स के सामने अपनी आवाज रख सकें, अपनी डिमांड रख सकें, ठीक है। तो इसमें मेनली तो जो काइंड ऑफ जैसे हम बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब लोग आके मिलते हैं, कांग्रेस को फॉर्म करते हैं। इसके पहले एक एसोसिएशन बनता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। ये बनता है 1876 में, 1876 में। इसको बनाते कौन है? इसको बनाने का काम करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दो लोग बनाते हैं इसको। और ये दो लोग जब बनाते हैं तो बाद में इसको मर्ज कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके फाउंडर होते हैं। जो पहला सेशन उसके बारे में आपको बता चुका हूं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है और उसको 72 लोग क्या करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं और उसमें कोई विमेन नहीं होती है। तो मेनली इनका शुरू में तो यही था कि हम पीसफुल पिटिशन, यानी पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने। यहां पे कांग्रेस के सेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का वो बॉम्बे में होता है, दूसरा वाला होता है कलकत्ता में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसाइड करते हैं, इसको दादा भाई नौरोजी प्रेसाइड करते हैं। जो तीसरा होता है वो मद्रास में होता है, जिसको कि बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं, वो प्रेसाइड करते हैं, ठीक। देन जो चौथा सेशन होता है वो इलाहाबाद में होता है और इसको जो प्रेसाइड करते हैं वो जॉर्ज यूल प्रेसाइड करते हैं, जो कि कांग्रेस के पहले ब्रिटिश या फिर हम बोल सकते हैं यूरोपियन प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये सेशन कहां होता है? मद्रास में, ओके। और यहां पे कुछ थ्योरी भी आई थी, जैसे कि सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी थी कांग्रेस के फॉर्मेशन में? सेफ्टी वॉल थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी थी? लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने दिया था? और कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, यानी कि राजद्रोह की एक फैक्ट्री किसने बोला था? तो सेफ्टी वॉल थ्योरी अगर बात करेंगे तो लाला लाजपत राय ने दिया था। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था, ओके। एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त ने दी थी। सेडिशन, कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था डफरिन ने। डफरिन उस टाइम पे वॉइस रहा था जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। इन जैन रिलीजन द श्वेतांबर, अच्छा यहां पर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पूछ लेता हूं, पूना सार्वजनिक सभा कब बनी थी? पूना सार्वजनिक सभा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इन जैन रिलीजन, जैन धर्म में श्वेतांबर कैनन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी अगम्स? जैन धर्म में श्वेतांबर सिद्धांत में कितने अगम शामिल हैं? 12, 45, 35 या 6? देखो 12 तो अंग होते हैं, अंग आज अगर पूछेगा, जो कि जो दूसरी जैन संगीत हुई थी, जो सेकंड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी गुजरात में, वो उसमें ये हुए थे, ठीक है, ये कंपोज किए गए थे। मेनली अगर बात करेंगे हाउ मेनी अगम्स हैं श्वेतांबर में, जो है श्वेतांबर मतलब देखो श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट हैं जैन धर्म में। दिगंबर वो हैं जो एकदम कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, इनके लीडर थे भद्रबाहु, जो जैन काउंसिल होती है उसको बॉयकॉट करते हैं ये। और श्वेतांबर जो होते हैं ये इनको व्हाइट क्लैट्स बोलते हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और स्थूल भद्र इनके फाउंडर होते हैं, ठीक है। 45 यहां पे अगम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पूना सार्वजनिक सभा आपका 1870 में बनता है, जो कौन बनाते हैं? एमजी राणा डे फाउंड करते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान रखना इंडियन लीग कौन बनाता है? तो ये शिशिर कुमार घोष बनाते हैं 1876 के टाइम पे, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पास द कैलकाटा इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट?
तो कब पास किया गया था ये? बंगाल सरकार के द्वारा कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट ये पारित किया गया था इन द ईयर 1895, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, ठीक है, राइट। तो दैट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन भी बना था, और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था इस एक्ट के थ्रू, इस अधिनियम के थ्रू। व्हेन वाज द माइंस एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया? भारत में खान अधिनियम कब लागू किया गया था? 72, 82, 62 या फिर 52 में? बताइए। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952, 1952 में, ठीक है। माइंस एक्ट को लाया गया था 1952 में, ठीक है, 1952 में लाया गया था, वाज इनैक्टेड टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन माइंस। तो जो लोग खननों में काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया था। ओके, चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर्स वाज बिल्ट बाय औरंगजेब ने क्या बनवाया था यहाँ पे? बीबी का मकबरा, हुमायूंस टूम, ताजमहल या कुतुब मीनार? बताइए। तो कुतुब मीनार की अगर बात करेंगे तो ये तो दिल्ली सल्तनत के पहली डायनेस्टी के पहले रूलर ने, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था इसको, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसको बनवा के पूरा किया था, जिसकी कब्र भी यहीं पे बनी हुई है, ठीक, कुतुब मीनार के पास में। कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में बनी हुई है, जहां से रूल कर रहा था, उसकी कैपिटल दिल्ली नहीं थी। इल्तुतमिश ने बाद में लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का रेन कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1210 तक था, और चौगान खेलते वक्त इसकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा इसने क्या क्या बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने, कहां पे? अजमेर में। कुवत्तुल इस्लाम बनवाया था, ठीक है, कुवत्तुल इस्लाम बनवाया था। एंड कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम पे, जिनको अपना गुरु मानता था। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाने का काम किया था, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर, ये अगर बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, और उसी ने ही यहाँ पर ध्यान रखना मामलुक आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं, जो स्लेव डायनेस्टी ने या गुलाम वंश ने शुरू किया था। ताजमहल भी इसका आंसर नहीं होगा। शाहजहां ने अपनी वाइफ, है ना, आपको पता है, मुमताज महल के लिए इसको बनवाया था, और इसमें आर्किटेक्ट कौन था? क्यों, कौन था इसमें आर्किटेक्ट? बताइए जल्दी से। हुमायूंस टूम, ये हाजी बेगम या बीगा बेगम ने बनवाया था? हाजी बेगम या बीगा बेगम ने इसको बनवाने का काम किया था। ये 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है। 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मुगलों के द्वारा लाई गई थी, मेनली मुगल पहला शासक जो बाबर था उसी ने लेके इसको आया था। आराम बाग जो रेस्टिंग प्लेस थी बाबर की पहले, यानी बाबर को पहले यहीं दफनाया गया था, बाद में इसको काबुल शिफ्ट किया गया था। तो 4 बाग स्टाइल में ये बना हुआ है। 4 बाग इस तरीके से होता है, जो मुगलों के द्वारा लाया गया था यहाँ पे। इसमें आर्किटेक्ट था मिर्जा घयात, ठीक है, इसमें आर्किटेक्ट कौन था? मिर्जा घयात यहाँ पे आर्किटेक्ट था, ध्यान रखना, मिर्जा घयात। बनवाया तो था इसकी वाइफ ने, लेकिन आर्किटेक्ट आपको पता होना चाहिए। यहां पे था हामिद लाहौरी, उस्ताद हामिद लाहौरी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो बाकी अगर बात करेंगे तो बीबी का मकबरा इसका सही आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं, इसको ताज का एक बहुत ही घटिया कॉपी कहा जाता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, हिस्टोरियंस के द्वारा, कि ताजमहल का एक घटिया कॉपी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा ताजमहल की तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे हामिद नहीं यार, अहमद करो। हामिद ने तो, हामिद का चिमटा अलग है, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी होगा, ठीक है। यहां पे तो यहां पे अगर बात करेंगे आपको पूरा ताजमहल की तरह देखने को मिलेगा। ये कहां है? संभाजी नगर में, जो पहले संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था। यहां पे तो औरंगजेब लिखा हुआ है, बिल्ट बाय औरंगजेब, कहीं कहीं पे प्रिंस आजम शाह भी दे देता है। प्रिंस आजम शाह कौन था? ये औरंगजेब का बेटा था, तो कहीं कहीं आजम शाह भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोनों हैं तो देन गो विद दी औरंगजेब। डन, ऑलराइट। कुतुब मीनार की अगर बात करेंगे तो 5 मालों में बना हुआ है। इसकी टोटल हाइट 72.5 मीटर्स है। After the revolt of which year did the British implement measures that reduced the proportion of Indian soldiers in the army and increased the number of European soldiers? किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? 1857, 1806, 1874 या फिर 1841? ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1857, 1857 की क्रांति। अब हुआ क्या था इसमें आपको पता होगा कि जो मंगल पांडे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी कैसे? जब मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स पे फायर कर दिया था। क्यों फायर कर दिया गया था? क्योंकि मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री
ऑफ बैरकपुर जो बंगाल में पड़ती है, वहाँ के सिपाही थे ये। इन्होंने ये एक खबर फैल गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूज़ कर रहे हैं, जो न्यू कार्ट्रिजेस, जो न्यू एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई हैं उनमें। इसमें गाय का मांस और सुअर का मांस है, ऐसे थी खबर फैली। तो ये एक इमीडिएट कॉज बना, 1857 क्रांति का एक तात्कालिक कारण बना। जब इन्होंने वो कर दिया तो इसके बाद इनको 10 मार्च 1857 को फांसी हो जाती है, 1857 को, ठीक है। देन इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि क्या होता है, मेरठ से ये कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है, ठीक है। मेरठ से कैसे शुरू होती है, मेरठ में भी क्या होता है कि मना कर देते हैं काफी लोग, काफी जो सिपाही थे कि हम फायर नहीं, मतलब हम नहीं यूज करेंगे इसको। तो उन लोगों को 85 जो सिपाही थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, फिर वो सब लोग को निकालते हैं। बाकी के जो सिपाही हैं, सॉरी यहाँ पर 8 अप्रैल होगा, 10 मार्च को, ये ध्यान रखना, 10 मार्च को ये फायर करते हैं और 8 अप्रैल को, ठीक है, इनको फांसी में चढ़ाया जाता है। देन उसके बाद मेरठ से शुरू होती है 10 मई को, 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होती है मेरठ से, जहां पे लोग दिल्ली चलो का कैंपेन शुरू करते हैं। और बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह द्वितीय है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसको अपना रूलर प्रोक्लेम करते हैं कि हम इसको अपना रूलर मानते हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि आखिरी मुगल शासक था, क्योंकि उसको 1857 की क्रांति के बाद रंगून जो जेल है बर्मा में, वहां पे जो आज का म्यांमार है, जो तब बर्मा के नाम से जाना जाता था, वहां पे इसको डिपोर्ट कर दिया गया, रंगून जो जेल थी बर्मा में, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल शासक था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है इसको सप्रेस कर देते हैं ब्रिटिशर्स। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहां पर कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, एक कॉमन कॉज नहीं था और पैन इंडिया नहीं था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ये सीमित था। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में कहां कहां पे कौन लीड कर रहा था, जैसे कि कानपुर में बताइए, लखनऊ में बताइए, ठीक है, दिल्ली में बताइए, बिहार में बताइए, देन आप अगर बात करें फैजाबाद में, और साथ ही साथ आप बताइए बरेली में और झांसी में। तो कानपुर में नाना साहेब लिखेंगे इसको, ठीक है, नाना साहेब लीड कर रहे थे इसको, बाद में तांतिया टोपे ने लीड किया। लखनऊ से अगर बात करेंगे तो बेगम साहिबा यानी बेगम हजरत महल, जो नवाब थे, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, उनकी वाइफ थी, ठीक है, बेगम हजरत महल, ठीक है। दिल्ली से अगर बात करेंगे तो ये कौन था, जनरल भक्त खान, ठीक है, हो सकता है बहादुर शाह जफर का भी नाम आ जाए। बिहार के एक लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, कुंवर सिंह। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, अहमदुल्ला। और एक बैटल हुई थी फैजाबाद में, अगर आप बता सकें उसका नाम क्या था, बैटल ऑफ चिन्हट, जहां पे इन लोगों ने हरा दिया था, ठीक है, फैजाबाद में हरा दिया था। ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, ठीक है, ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड इन दिस बैटल ऑफ चिन्हट, जो कि 1857 में हुई थी। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था हेनरी लॉरेंस, और इसकी करारी हार हुई थी यहां पे। बरेली से खान बहादुर, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला को ध्यान रखना, डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, खान बहादुर। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और सप्रेस किसने किया था, कानपुर और लखनऊ से कॉलिन कैम्पबेल ने सप्रेस किया था इसको, कैम्पबेल ने इसको सप्रेस कर दिया था। यहां से निकोलसन ने कर दिया था, और यहां से ह्यू रोज ने कर दिया था झांसी ने। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ओके, कि भाई यूरोपियन सोल्जर्स में जो है आर्मी इंडियंस की मात्रा को कम कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये क्रांति के बाद एक आयोग बनाया गया था, पील कमीशन या पील आयोग। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिया में हमारी जो फोर्स है, जो आर्मी है, उसमें इंडियंस की संख्या को कम कर दो, सो दैट आगे इस तरीके की हरकत ना हो सके, नहीं तो फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए फिर कम कर दिया गया था। और इसके बाद और क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था पूरी तरीके से 1858 में। 1858 में एक अधिनियम आया था जिसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय की उपाधि दे दी गई थी, और पहला वॉइस रॉय कौन बना था,
पहला वॉइस रॉय बना था कैनिंग, क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे कैनिंग ही वॉइस रॉय हुआ, मतलब कैनिंग गवर्नर जनरल था, तो वही वॉइस रॉय भी बन गया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधा क्राउन रूल, डायरेक्ट क्राउन रूल स्टैब्लिश कर दिया गया था कि सीधा अब राजा या रानी का ही रूल यहां पे रहेगा। और एक ध्यान रखना, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को भी यहां पर क्रिएट किया गया था और स्पील आयोग के रिकमेंडेशन के बेसिस पे यहां पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या को काफी कम कर दिया गया था, काफी डिक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, चलो। वैसे तो कैनिंग की एक और हरकत करी थी इसने, जिसकी वजह से 1857 क्रांति हुई थी, और वो था जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इस अधिनियम के तहत इसमें यह बोला गया था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो सिपाही हैं, जो सिपाही हैं, उनको विदेश भी भेजा जा सकता है सर्व करने के लिए। जो पहले के टाइम पे माना जाता था कि कोई अगर विदेश जाएगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? क्यों इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? तो ये बोला था वीडी सावरकर ने। चलिए, विच मटीरियल वॉज यूज टू मेक द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू दैट बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? आयरन, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर कॉपर? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर यूज किसका किया गया था? ब्रॉन्ज का। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं डांसिंग गर्ल का, जो कि हमें कहां से मिलता है? मोहिंजो से मिलता है, मोहिंजोदारो से। त्रिभंग पॉस्चर में आप देख सकते हैं इसको। त्रिभंग पॉस्चर में इसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। ये है हमारे, जैसे मेलोनी जी हैं तो ये मोदी जी हैं। ठीक है, ये हैं, इनको बोलते हैं प्रीस्ट किंग या फिर बियर्डेड मैन। ठीक है, या फिर बियर्डेड मैन। और इनकी जो हाइट थी वो 17.5 सेंटीमीटर थी, 17.5 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ ये किसके बने हुए थे? ये सॉफ्ट जो स्टोन है, स्टीएटाइट, उसके बने हुए थे ये। और इसी के साथ साथ टेराकोटा की बनी हुई हमें जो गॉडेस अर्थ हैं उनकी भी एक मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, गॉडेस जो अर्थ हैं उनका भी एक यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती है। वो टेराकोटा एक तरीके की, ऐसे समझ लो, मिट्टी है, मिट्टी। ठीक है, गॉडेस अर्थ की। ये ब्रॉन्ज की और ये स्टीएटाइट जो एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता है। What was a unique feature of हड़प्पन टाउन प्लानिंग? हड़प्पा की जो नगर योजना थी उसकी एक अनूठी विशेषता क्या थी? अंडरग्राउंड टेम्पल्स, सर्कुलर फोर्ट्स, इरेगुलर हाउसिंग लेआउट और या फिर ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स? हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया हमें टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है। टाउन प्लानिंग हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे ग्रिड पैटर्न में रोड देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। जो टाउन्स थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, सीटाडेल, और जो सीटाडेल जो हुआ करता था हायर टाउन, और एक हुआ करता था लोअर टाउन। उसको ऐसा कुछ बोलते नहीं थे, जैसे इसको सीटाडेल बोलते हैं, उसको उस तरीके से कुछ बोलते नहीं थे। सीटाडेल और लोअर टाउन। सीटाडेल को अक्रोपोलिस ही बोलते थे। ये वेस्ट साइड में होता था और ये थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म में बना होता था, यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई में बना होता था। ठीक है, तभी ये हाई टाउन है, और ये नीचाई में बना होता था। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि कहां पे सीटाडेल नहीं था? तो ये नहीं था कहां पे? पाकिस्तान की एक साइट है चनहुदड़ो, वहां पे। कहां पे जो टाउन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। तो 3 पार्ट में ध्यान रखना, धौलावीरा जो साइट है गुजरात में, वहां पे 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, जहां पे हायर टाउन भी है, जहां पे लोअर टाउन भी है, और जहां पे मिडिल टाउन भी आपको देखने को मिलेगा। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है धौलावीरा में। धौलावीरा में ही ध्यान रखना है आपको जायंट वाटर रिजर्वायर भी देखने को मिलता है, यानी कि बहुत बड़ा वाटर का रिजर्वायर भी देखने को मिलता है धौलावीरा जो साइट है वहां पे। और धौलावीरा जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर होगा। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स देखने को मिलती है। हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो ये पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत जिसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। 1921 में हुई थी ये। और हड़प्पा किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है? रावी रिवर के बैंक्स पे। देन 1922 में 1922 में मोहिंजो की डिस्कवरी हुई थी, जो किसने करी थी? राखल दास बनर्जी। यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि जब ये डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, उसके चेयरमैन कौन होते थे? तो ये ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल हुए थे उस टाइम पे, जिन्होंने हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रखा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर किसको मानते हैं? ये अलेक्जेंडर कनिंघम
को माना जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, 25th क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट, तो जो विशाल स्नानागार है वो कहां पर स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो? चलो, तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ग्रेट बाथ की बात कर रहा है, यानी विशाल स्नानागार की बात कर रहा है। तो चाहे ग्रेट बाथ हो या ग्रेट ग्रैंडरी हो, विशाल अन्नागार हो, ठीक है। ये सब कहां देखने को मिलेंगे आपको? ये सब देखने को मिलेंगे मोहनजोदारो में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ग्रेट बाथ की अगर बात करें ना, यहां पे हो सकता है आपसे डायमेंशन भी इसका पूछ ले, तो 12 मीटर पूरा इसकी लेंथ है। बड़ा वाटर का रिजर्वायर भी देखने को मिलता है धौलावीरा जो साइट है वहां पे। और धौलावीरा जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर होगा। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स देखने को मिलती है। हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो ये पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत जिसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में हुई थी ये। और हड़प्पा किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है? रावी रिवर के बैंक्स पे। देन 1922 में 1922 में मोहनजो की डिस्कवरी हुई थी, जो किसने करी थी? राखल दास बनर्जी। यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि जब ये डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, उसके चेयरमैन कौन होते थे? तो ये ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल हुए थे उस टाइम पे, जिन्होंने हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रखा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर किसको मानते हैं? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, 25th क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट, तो जो विशाल स्नानागार है वो कहां पर स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो? चलो, तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ग्रेट बाथ की बात कर रहा है, यानी विशाल स्नानागार की बात कर रहा है। तो चाहे ग्रेट बाथ हो या ग्रेट ग्रैंडरी हो, विशाल अन्नागार हो, ठीक है। ये सब कहां देखने को मिलेंगे आपको? ये सब देखने को मिलेंगे मोहनजोदारो में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ग्रेट बाथ की अगर बात करें ना, यहां पे हो सकता है आपसे डायमेंशन भी इसका पूछ ले, तो 12 मीटर पूरा इसकी लेंथ है, यानी नॉर्थ साउथ इसकी लेंथ है, 7 मीटर इसकी विड्थ है और 2.4 मीटर इसकी क्या है? डेप्थ है या हाइट है। ग्रेट ग्रैंडरी यहाँ की सबसे बड़ा बिल्डिंग माना जाता है, कहाँ का? मोहनजोदारो का। और बाकी क्या क्या मिला मोहनजोदारो में वो हम देख ही चुके हैं। मोहनजोदारो किस रिवर के बैंक्स पे? इंडस यानी सिंधु नदी के तट पे आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका ग्रेट बाथ। इसको मोस्ट प्रोबेबली रिलीजियस पर्पज से यूज किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, ठीक है। हु मतलब अनुष्ठानों का मतलब है नहाने वहाने के लिए, जैसे नहीं कुंभ वगैरह में नहाते हैं, तो उसी तरीके से। ओके, हु फाउंडेड दी प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पंडुरंग, नारायण महादेव परमानंद या फिर विष्णु शास्त्री पंडित? तो इनके बारे में अभी हमने पढ़ा 1856 में इन्होंने विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाया। आत्माराम पंडुरंग इन्होंने क्या बनाया था? तो 1867 में 1867 में ध्यान रखिएगा इन्होंने फाउंड किया था प्रार्थना समाज। इसी तरीके से दादोबा पंडुरंग ने भी कुछ बनाया था। दादोबा पंडुरंग ने, ध्यान रखना, जैसे आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज, उसी तरीके से दादोबा पंडुरंग ने परमहंस मंडली का गठन किया था, ठीक है। परमहंस मंडली कब बनी थी? 1849 1849 में। गोपाल हरि देशमुख का जो नाम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर जाए। गोपाल हरि देशमुख की अगर बात करेंगे तो इनको एक पेन नेम मिला था लोकहितवादी का, लोकहितवादी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंह सभा मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? हिंदू, सिख, पारसी या मुस्लिम? तो सिंह सभा वैसे बात है सिख से होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से ध्यान रखना, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट अगर पूछ ले आपसे कभी, ठीक है। सिंह सभा तो अगर मैं बात करूं तो ये 1873 के टाइम पे अमृतसर जो है वहां पे स्टार्ट होता है। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट गुरुद्वारों को रिफॉर्म करने के लिए किनसे रिफॉर्म लाना है? तो जो करप्ट महंत हैं वहां के, जो करप्ट महंत हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में था गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने के लिए। ये 1921 में शुरू हुआ था, 1921 में चला था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रिटिश इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्ट या राजा राम मोहन रॉय? कौन एसोसिएटेड नहीं थे ब्रिटिश इंडिया से? बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल थे, ठीक है। कहां कहां पे इनका नाम देखने को मिलता है? तो 1890s में इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए थे,
ठीक है। देन 1916 में हमें पता है इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था, प्लस साथ ही साथ जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा की रोल था। लाल बाल पाल अगर आप सुनते हो तो उसमें से यही बाल है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही, ध्यान रखना है आपको, न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किए थे मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। तो मराठा किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था, और जो केसरी था वो आपका मराठी लैंग्वेज में था। इन्हीं को ही लोकमान्य का टाइटल मिला और इनको ही फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया, ठीक है। भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने ये बोला था इनको, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने फर्स्ट में 1897 को इन्होंने किसकी फाउंडेशन रखी थी? तो रामकृष्ण मिशन की, ठीक है, जो इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे रखा था, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1863 में होता है, 1863 में। इनकी डेथ 39 ईयर्स की एज में 1902 में होती है। 1893 में दी गई इनके द्वारा जो शिकागो की स्पीच है, शिकागो अमेरिका में जिन्होंने स्पीच दी थी, वो काफी फेमस है। एंड इनका जो रॉक मेमोरियल है वो कहां पर बना हुआ है? इनके अगर रॉक मेमोरियल की बात करेंगे तो ये बना हुआ है तमिलनाडु में। और इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1963 को हुआ था, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 12 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ये नेशनल यूथ डे है। और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्ता था। और इनकी किताबें कौन कौन सी थी? तो राजयोग है, कर्मयोग है, इनके बुक्स के नेम है। तो ये भी थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। राजा राम मोहन रॉय की अगर बात कर लेंगे तो इन्होंने क्या क्या किया था? एक तो सती के अबॉलिशन में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने 1814 में 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था, आत्मीय सभा। देन 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज का गठन किया था, ठीक है, ब्रह्मो समाज का गठन किया था इन्होंने। प्लस बंग भाषा परीक्षा सभा बनाई थी, वो तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी सुन लो, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ तो न्यूज़पेपर्स वगैरह निकाले थे, जैसे मिरातुल अखबार, बुक्स लिखी थी जैसे गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवद कामुदी, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखे गए थे। साथ ही साथ 1817 में 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलके हिंदू जो कॉलेज है उसकी स्थापना करी थी 1817 में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, डन। और ये जो ब्रह्मो समाज है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें 1839 में 1839 में बनाई गई तत्व बोधिनी सभा को मर्ज किया जाता है भाई देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्व बोधिनी सभा ये किसने बनाई थी? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं, 1839 में, जिसको उन्होंने मर्ज कर दिया था बाद में, पत्रिका भी निकाली थी बंगाली लैंग्वेज में। तो क्या आंसर हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे थे, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से इनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केव स्ट्रक्चर्ड एट द अजंता केव्स लोकेशन इन महाराष्ट्र इंडिया इंक्लूडिंग द वन दैट वाज नेवर कंप्लीटेड। तो हम अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में सुनते रहते हैं, तो इनमें से टोटल नंबर ऑफ केव्स कितनी थी? तो अजंता केव्स की अगर बात करेंगे, जो अजंता की गुफाएं हैं, पहली बात तो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र में, 100 किलोमीटर दूरी पे हैं दोनों एक दूसरे से, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता ही सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं। कैसी है? सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं। इसको सातवाना जो डायनेस्टी उसने बनवाना शुरू किया था अजंता को, और इसमें टोटल 29 है, लेकिन अगर उसको भी जोड़ लें जो कंप्लीट नहीं हुई है वो तो 30 हो जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो 29 है लेकिन यहाँ पे लिखा है जो कंप्लीट नहीं हुई उसको भी जोड़ना है। देन अगर बात करेंगे एलोरा में कितनी केव्स हैं, तो एलोरा में ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ 34 केव्स हैं, जिसमें कि जो केव नंबर 16 है उसमें कैलाश मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कैलाश टेम्पल जो भगवान शिव का मंदिर है और लार्जेस्ट रॉक कट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है, यानी कि एक सिंगल चट्टान से बना हुआ पूरा मंदिर है कैलाश मंदिर, जिसको औरंगजेब ने तोड़वाने की कोशिश करी थी लेकिन तोड़वा पाया नहीं था, ठीक है। तो केव नंबर 16 में एलोरा, और एलोरा में आपको ना सिर्फ हिंदू की बिल्कुल बल्कि जैन की और बुद्धिस्ट, इन सब की केव्स देखने को मिलेंगी, लेकिन अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं यही है आपका
कैलाश मंदिर, जो कि लार्जेस्ट रॉक कट मोनोलिथिक रॉक टेम्पल है। ठीक है। एंड आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपका, फजासी राजा वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मॉडर्न डे व्हाट। तो जो फजासी राजा है आधुनिक समय के डैश राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे, केरल, गुजरात, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश, बताइए। तो अगर फजासी राजा की बात करेंगे तो ये केरल से थे। ठीक है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मॉडर्न डे केरला। ठीक है, तो इनका लेना देना ब्रिटिशर से इन्होंने लड़ाई करी थी, बस इनका उतना ही लेना देना, ज्यादा हमें डिटेल में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन। वैसे इनको और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इनको पिशी राजा के नाम